ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके यहाँ बता रहा हूँ, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि क्यों, कैसे करंट रेटिंग पैरेलल ऑपरेशन करने से करंट रेटिंग या आपकी जो केवीए रेटिंग है ट्रांसफॉर्मर की वो इंक्रीज हो जाती है। सपोज करो मैंने यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मर में ले रहा हूँ, ये फर्स्ट आपका ट्रांसफॉर्मर है और ये आपका सेकंड ट्रांसफॉर्मर आपने लिया हुआ है। सपोज करो ये 5 kVA का ट्रांसफॉर्मर है, दोनों ही, ये भी 5 kVA का ट्रांसफॉर्मर है और इनकी जो वोल्टेज रेटिंग्स हैं वो हैं मैं सपोज करो इसको ले लेता हूँ 1000/200 वोल्ट, ये इनकी वोल्टेज, इनकी रेटिंग्स हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी साइड में इसका वोल्टेज कितना आएगा 1000, ठीक है, और इसका जो करंट होगा वो कितना होगा 5000 डिवाइड बाई 1000 में करूँगा तो ये आएगा आपका 5 एम्पियर। और इसी तरह यदि मैं सेकेंडरी साइड की बात करूँ तो ये वोल्टेज आएगा आपका 200 वोल्ट और ये जो करंट आएगा जो सप्लाई करेगा ये कितना आएगा आपका ये आ जाएगा आपका 5000 डिवाइड बाई 200 का 25 एम्पियर, ये करंट आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया 1000 वोल्ट और ये जो करंट था ये कितना था 5 एम्पियर। और सेकेंडरी साइड की यदि मैं बात करूं तो ये आ जाएगा आपका 200 वोल्ट एंड 25 एम्पियर, इसका करंट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये दो ट्रांसफॉर्मर थे 5 kV के, जो दो ट्रांसफॉर्मर थे मैं इनका देख पा रहा हूँ कि इनका जो रेटेड करंट जो है सेकेंडरी साइड जो लोड करंट है वो इसका कितना है 25 एम्पियर तक ये ले सकता है और 25 एम्पियर तक का ये लोड आपका लोड को ड्राइव कर सकता है। तो यदि मैं बात करूँ 5 kV इनकी रेटिंग थी, अब यदि मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, यदि मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तो ये वाली मैंने ऊपर वाला टर्मिनल इसके ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और ये जो टर्मिनल था ये मैंने इसके नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और इस तरह ही मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो यदि मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करके और यहाँ पे कोई लोड अप्लाई करूँ, ठीक है दोस्तों, तो ये कितना लोड ये लोड को ड्राइव कर पाएंगे या कितना लोड को ये चला पाएंगे। तो मैं देखूं तो वोल्टेज तो इन दोनों पैरेलल ब्रांचेस का क्या सेम रहेगा 200 वोल्ट, तो जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो तो कितना आया आपका 200 वोल्ट, तो आपका लोड के अक्रॉस वोल्टेज आया, ठीक है दोस्तों। क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहेगा सेम, जो इस वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज है वही इस वाइंडिंग के अक्रॉस है और दोनों मैंने पैरेलल में कनेक्ट ये की हैं, तो जो लोड के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या आएगा 2200 वोल्ट इसका वोल्टेज आएगा। करंट कितना आएगा, ठीक है, मैं करंट को देखना चाह रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों 25 एम्पियर करंट सेकंड वाले ट्रांसफॉर्मर का है जो इस रास्ते से आ रहा है 25 एम्पियर, और 25 एम्पियर करंट जो है आपका वो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर का है, वो इस रास्ते से आ रहा है। तो इस पॉइंट पे आके यहाँ दोनों ऐड होंगे और यहाँ जो आपका लोड करंट बनेगा वो कितना आएगा 25 + 20, यदि मैं एंगल 0 लेके चलूँ इन दोनों के बीच में तो ये आपका करंट आएगा 50 एम्पियर। आपका लोड करंट को ये चला सकते हैं 50 एम्पियर तक, ये लोड को सहन कर पाएंगे यदि मैं पैरेलल में इनको ऑपरेट कर देता हूं, ठीक है। इधर भी मैंने इनको पैरेलल में ऑपरेट किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो वोल्टेज ये था 1000 वोल्ट, आपने यहाँ पे सप्लाई से कनेक्ट किया इनको और जब मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा तो आपने देखा जो पहले एक ट्रांसफॉर्मर की जो करंट रेटिंग थी वो 25 एम्पियर तक थी और जब मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो जो करंट रेटिंग है वो इंक्रीज हो गई आपकी, ठीक है। करंट रेटिंग इंक्रीज, करंट रेटिंग इंक्रीज हो गई 25 एम्पियर पहले थी एक ट्रांसफॉर्मर की, अब कितनी हो गई 50 एम्पियर तक इसकी करंट रेटिंग इंक्रीज हो गई। 50 एम्पियर तक का लोड अब ये ट्रांसफॉर्मर से चल सकता है। यदि मैं केवीए रेटिंग की बात करूं दोस्तों, वोल्ट केवीए का मैंने दूसरा ट्रांसफॉर्मर लिया है, तो यहां मैं बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि यदि करंट आपका बड़ा है तो जो पावर रेटिंग जो होगी, मैं इसको यदि S से रिप्रेजेंट करूं V × I, में I स्टार होता है लेकिन मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा आपका 200। तो वोल्टेज था लोड पे और लोड पे करंट कितना आया 50, ये करंट आया तो कितना आ गया
ये आ गया आपका 10,000 या 10 kV। ठीक है, तो जो लोड जो चला, आप 10 kVA तक का लोड इससे चला सकते हैं। यदि आपने दो 5 kVA के ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट किया है तो इनकी करंट रेटिंग जो थी वो जस्ट डबल हो गई यदि सेम रेटिंग के आपने ट्रांसफार्मर लिए हैं, और उसी प्रोपोर्शन में आपकी जो पावर रेटिंग है, केवीए रेटिंग है, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं क्यों पैरेलल ऑपरेशन कर रहा हूं, तो पैरेलल ऑपरेशन करने का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है अपना, ताकि अपन लोड जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें। जो ज्यादा लोड है तो उसको नेचुरल सी बात है, उसको करंट की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो पैरेलल में कनेक्ट करने से आपकी जो करंट रेटिंग है ट्रांसफार्मर की वो इंक्रीज हो जाती है। और पावर रेटिंग जो है, क्योंकि चूंकि पावर जो होती है वो वोल्टेज इंटू करंट होती है, तो वोल्टेज तो आपका सेम है, वोल्टेज तो आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो वोल्टेज तो आपका सेम लेके चल रहा है। करंट आपका क्या हो गया, लोड करंट इंक्रीज हो गया, तो लोड करंट जो आया वो आपका फर्स्ट ट्रांसफार्मर का करंट और सेकंड ट्रांसफार्मर करंट के एडिशन के या फेजर एडिशन इनका होगा, क्योंकि एंगल भी साथ में चलेगा, तो फेजर एडिशन के बराबर हुआ, तो करंट आपका ओवरऑल इंक्रीज हुआ। तो करंट इंक्रीज होने से आपकी जो पावर रेटिंग है ट्रांसफार्मर की, ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए मैं ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन करूंगा करंट रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए, या पावर रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए मैं ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसकी कंडीशंस को अपन ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, अपन ने देखी थी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन थी आपकी वोल्टेज रेशो जो है, लाइन वोल्टेज रेशो है या वोल्टेज रेटिंग है, वो क्या होनी चाहिए, ट्रांसफार्मर की सेम होनी चाहिए। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ट्रांसफार्मर को यदि मैं पैरेलल में ऑपरेट कर रहा हूँ तो जो उनकी वोल्टेज रेटिंग है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वोल्टेज रेटिंग यदि सेम नहीं होगी तो आप पहली चीज तो पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और पैरेलल में कनेक्ट नहीं, यदि आपने फिर भी कनेक्ट कर दिया, डिफरेंट वोल्टेज रेशो को भी कनेक्ट कर दिया, तो फिर आपकी सर्कुलेटिंग करंट की प्रॉब्लम आएगी, जो बाइंडिंग्स के बीच में सर्कुलेटिंग करंट आपका फ्लो होगा। तो पहली कंडीशन तो अपनी सेटिस्फाई होगी, वोल्टेज रेटिंग शुड बी सेम। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग शुड बी सेम, वोल्टेज रेटिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है, और पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए मुझे पता है कि जो वोल्टेज रेटिंग है ट्रांसफार्मर की वो सेम होनी चाहिए। चाहे आप केवी रेटिंग आपकी डिफरेंट हो सकती है, तो केवी रेटिंग आपकी अलग हो सकती है, तो उससे क्या होगा, आपका करंट चेंज होगा, करंट आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो वोल्टेज रेटिंग है वो आपको सेम रखनी होगी। जो ट्रांसफार्मर की मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल में लिया था, जो वोल्टेज रेटिंग है वो दोनों ट्रांसफार्मर की सेम होनी चाहिए, और केवीए रेटिंग जो है वो आपकी मे बी डिफरेंट हो सकती है दोनों ट्रांसफार्मर की, लेकिन वोल्टेज रेटिंग आपकी सेम होनी चाहिए, क्योंकि आप इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, सेकंड जो कंडीशन अपन ने पढ़ी थी कि जो इनकी पोलैरिटी है, ठीक है, पोलैरिटी वो क्या होनी चाहिए, सेम, पोलैरिटी मस्ट बी सेम। ये भी अपन ने डिस्कस नहीं किया था, ठीक है, डिस्कस अभी करेंगे कि पोलैरिटी ट्रांसफार्मर की सेम क्यों होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों पैरेलल में जब मैं ट्रांसफार्मर कनेक्ट करता हूँ तो इनकी कुछ ना कुछ पोलैरिटी चलती है। जैसे सपोज करो मैंने ये डॉट कन्वेंशन यहाँ पे ये लिया हुआ है, ठीक है, इस तरह का मैंने डॉट यहाँ पे लिया हुआ है, मुझे ये जो वाइंडिंग्स हैं इनको मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना है, और सपोज करो मैंने इनको डिफरेंट पोलैरिटी से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा यदि मैं इनको डिफरेंट पोलैरिटी से कनेक्ट कर दूं। ठीक है, तो मैं इनको अभी केवल सेकेंडरी साइड को दर्शाना चाह रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, मैंने जो सेकेंडरी साइड है दोनों ट्रांसफार्मर की, या मैं इसको थोड़ा सा नंबरिंग दे दूं, सपोज करो ये ए डैश है और ये बी डैश है, ये दोनों जो आपको वाइंडिंग दिख रही है, और ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ए डैश बी डैश, मैं यहाँ इनको कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इस वाइंडिंग को कुछ इस तरह दिखा रहा हूँ दोस्तों कि कुछ ना कुछ इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको मैं सोर्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसका जो कुछ इंपीडेंस है उसको मैं इंपीडेंस की फॉर्म में बता रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज करो यदि मैं इस वाइंडिंग को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, ए डैश जो थी उसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए डैश, तो ये तो कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया आपका। ठीक है, सपोज करो मैं इसको सेकेंडरी साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 में इसको ले लेता हूँ। ठीक है, और ये इसका कुछ इम्पीडेंस हो गया, इसको मैं Z2 नाम दे देता हूँ, और मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है इस वाइंडिंग को किससे, बी डैश से। ठीक है दोस्तों, ये आपकी वाइंडिंग हो गई बी डैश, सेकंड ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, ये है फर्स्ट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, मैंने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। मैं देखना चाह रहा हूँ क्या होगा, ये भी आपका सपोज करो इंड्यूस्ड ईएमएफ वैसे तो सेम होगा, लेकिन चलो मैं इसको E2 ले लेता हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ कि वोल्टेज रेटिंग है वो आपकी सेम है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, और ये इंपीडेंस भी मैं ले लेता हूँ इसका Z2। ठीक है, आप
थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन चलो मैं आइडियल केस देख रहा हूँ कि यदि आइडियल केस में दोनों का इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम है और दोनों का इम्पीडेंस भी सेम है, तो क्या होगा दोस्तों इस कंडीशन में, ठीक है। तो यदि मैंने इनको सपोज करो डिफरेंट पोलैरिटी से कनेक्ट कर दिया, ध्यान देना इधर दोस्तों, ए डैश से कनेक्ट था और यहाँ बी डैश की जगह मैंने बी डैश बी से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मैंने इसको बी डैश तो इसको मान लिया और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको बी डैश और बी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये तो किस तरह था, प्लस माइनस इस तरह था दोस्तों, और ये अब क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा टर्मिनल और ये प्लस हो जाएगा आपका टर्मिनल, ठीक है दोस्तों। डिफरेंट पोलैरिटी से मैंने कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब हुआ कि जो आपका डॉट वाला था वो यहाँ गया और इसका वाला डॉट जो था वो यहाँ पे था, इसका डॉट आपका यहाँ गया इस बाइंडिंग का सेकेंडरी, जो सेकंड ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी बाइंडिंग थी, मैंने अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट कर दिया। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये आपका माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है, और ये प्लस था और ये माइनस, मतलब प्लस वाले टर्मिनल को आपने माइनस वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और माइनस वाले को नीचे प्लस वाले टर्मिनल। तो क्या होगा देखो, सपोज करो मैंने अभी कोई लोड यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, अभी ये जो लोड है ये 0 है, अभी मैंने नो लोड का यदि मैं बात करूँ, कोई लोड यहाँ पे मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके अंदर आपका सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, ठीक है, आईसी करंट, दोनों वाइंडिंग के बीच में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा। क्या वैल्यू इसकी आएगी, तो मैं देखूँ इसकी वैल्यू यदि कैलकुलेट करूँ, तो यहाँ से मैं देखूँ तो माइनस E2 प्लस IC इंटू Z2 प्लस IC इंटू Z2 माइनस E2 इज इक्वल्स टू 0। मैंने इसमें KVL किरचॉफ वोल्टेज इक्वेशन लगाई है, तो यहाँ से मैं देखूँ IC इंटू Z2 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू E2 प्लस E2, ये इधर पहुँच गए दोनों E2 तो देखो क्या हुआ, जो IC सर्कुलेटिंग करंट आया वो आया आपका 2E2 डिवाइड बाय 2Z2, ठीक है, या मैं लिख सकता हूँ E2 अपॉन ये आ जाएगा E2 अपॉन Z। तो यहाँ मैंने क्या देखा दोस्तों, इम्पीडेंस तो ये तो वैल्यू बहुत कम होगी आपकी, Z2 या 2Z2 की वैल्यू तो बहुत कम होगी, लेकिन ये इस चीज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ जो सर्कुलेटिंग करंट आया वो दोनों का डबल हो गया। देखो E2 प्लस E2 दोनों वाइंडिंग का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था, इसका E2 जो था इसका E2, तो यदि आपने डिफरेंट पोलैरिटी से कनेक्ट किया है तो वोल्टेज क्या हो रहे हैं आपके, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, दोनों वोल्टेज जो है E2 प्लस E2 दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होके जो आपका जो सर्कुलेटिंग करंट आएगा वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है 2Z2 की वैल्यू तो आपकी बहुत कम है, इंपीडेंस तो बहुत कम होता है, ठीक है, और ये जो वोल्टेज है ये आपका जस्ट क्या हो गया, डबल हो गया। तो इस कंडीशन में आपका लार्ज सर्कुलेटिंग करंट वाइंडिंग्स के बीच में फ्लो होगा और ये करंट इतना ज़्यादा होगा कि आपकी वाइंडिंग्स को बर्न कर सकता है, वाइंडिंग को जला सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि आपने वोल्टेज रेशियो तो सेम लिया है, आपने वोल्टेज रेशियो जो लिया है वो तो सेम लिया है, यहाँ भी 200 वोल्ट है और यहाँ भी 200 वोल्ट है, लेकिन आपने इनको डिफरेंट पोलैरिटी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आपने सपोज करो डॉट नहीं देखा और आपने इनको ऐसे ही कनेक्ट कर दिया, और यदि डिफरेंट पोलैरिटी से ये कनेक्ट हो गए तो आपका जो वोल्टेज है जो इस जो लूप बना वोल्टेज वो ऐड हो जाएगा, आपका डिफरेंट पोलैरिटी कनेक्ट करेंगे तो 200 प्लस 200 400 वोल्टेज आपका टोटल इस लूप का बनेगा, और चूंकि इंपीडेंस तो बहुत कम है तो 400 वोल्ट के अक्रॉस डिवाइड बाय इंपीडेंस में करूंगा दोनों वाइंडिंग का, तो इसके अंदर जो सर्कुलेटिंग करंट होगा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, और बहुत ज़्यादा वैल्यू आने पर आपकी वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है। तो लार्ज सर्कुलेटिंग करंट विल फ्लो, लार्ज सर्कुलेटिंग करंट विल फ्लो, इसके अंदर जो सर्कुलेटिंग करंट की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, लार्ज सर्कुलेटिंग करंट आपका फ्लो होगा इस लूप के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया पोलैरिटी यदि आप डिफरेंट करते हो, ठीक है, मैं इसका केस 1 ले रहा हूँ, डिफरेंट या अपोजिट, डिफरेंट या अपोजिट पोलैरिटी से आपने यदि कनेक्ट किया है। अब मैं बी केस ले रहा हूँ कि यदि मैं सेम पोलैरिटी से कनेक्ट करूँ इसको, ठीक है, सेम पोलैरिटी से यदि मैं इनको कनेक्ट करता हूं तो क्या आता मेरे पास, ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस ए डैश था ये आपका, Z2 E2 था, ठीक है। अब मैं बी डैश से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब प्लस को प्लस से कनेक्ट किया, माइनस को माइनस से कनेक्ट किया, ये Z2 था, ये E2 था, ये बी डैश, या मैंने कोई लोड अभी नहीं लगाया हुआ है, ये मैं लोड लगा सकता हूँ, ठीक है,
मैंने कोई लोड नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, यदि मैं सर्कुलेटिंग करंट की वैल्यू निकालूं यहाँ दोस्तों, मैंने सेम पोलैरिटी से कनेक्ट किया, यहाँ डॉट था और यहाँ डॉट था, प्लस माइनस बी बी, ए को मैंने बी से कनेक्ट किया है, ए डैश को बी डैश से मैंने कनेक्ट किया, सेम पोलैरिटी से मैंने कनेक्ट किया है। तो देखता हूँ मैं क्या सर्कुलेटिंग करंट की वैल्यू इस बार आएगी। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो माइनस ऑफ E2 प्लस आई सी इंटू Z2 प्लस आई सी इंटू Z2 प्लस E2 इज इक्वल टू 0। तो आई सी इंटू Z2 प्लस Z2 ये कॉमन आ गया, इज इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, E2 से E2 कैंसिल आउट हो गया 0। तो इस केस में जो आपका सर्कुलेटिंग करंट आएगा वो क्या आएगा, 0 सर्कुलेटिंग करंट आपका आएगा। तो कोई सर्कुलेटिंग करंट आया ही नहीं, तो ये तो बहुत बढ़िया है। कोई यदि बाइंडिंग के बीच में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो मैं कह सकता हूं कि जो भी करंट आएगा दोनों बाइंडिंग्स का वो सीधा का सीधा किस में जाएगा, आपका लोड में जाएगा। यदि कोई सर्कुलेटिंग करंट बाइंडिंग के बीच में नहीं है और यदि मैं कोई लोड कनेक्ट करूं तो दोनों से जो करंट आएगा, दोनों ट्रांसफॉर्मर में जो करंट आएगा वो किस में जाएगा, आपका लोड के अंदर फ्लो होगा। तो ये तो बहुत अच्छा है, लोड के अंदर पूरा का पूरा करंट जा रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब आपने इनको सेम पोलैरिटी से कनेक्ट किया है, प्लस वाले टर्मिनल को प्लस वाले टर्मिनल से कनेक्ट किया है, या सेम डॉट को आपने कनेक्ट किया है, सर आप कह सकते हो सेम डॉट को यदि आपने कनेक्ट किया है तो ये सेम पोलैरिटी वाली कंडीशन होगी और इस कंडीशन में आपका कोई सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं होगा ट्रांसफार्मर बाइंडिंग के बीच में। तो मैं कह सकता हूं कि डिफरेंट पोलैरिटी से कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, तो आपका वोल्टेज कैंसिल आउट होने के बजाय क्या हो रहा था, डबल हो रहा था, माइनस ई टू माइनस डबल हो गया आपका वोल्टेज। तो इस कंडीशन में लार्ज सर्कुलेटिंग करंट आपका फ्लो हो रहा था, जबकि मैंने सेम पोलैरिटी से यदि इनको कनेक्ट किया तो यहाँ जो आपका सर्कुलेटिंग करंट है उसकी वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और मैं कह रहा हूँ ये आपकी सबसे एसेंशियल कंडीशन ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन की होती है कि जब आप ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो उनकी जो पोलैरिटी है वो आप चेक करोगे प्रॉपरली कि वो सेम पोलैरिटी से कनेक्ट है या नहीं। सपोज करो आपने गलती डिफरेंट पोलैरिटी से कनेक्ट कर दिया और ट्रांसफार्मर को सप्लाई से पैड कर दिया तो आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो तो गई, वो आपकी बर्न हो जाएगी, क्योंकि उस लूप के अंदर जो वोल्टेज है वो आपका जस्ट डबल वोल्टेज हो जाएगा और इस कंडीशन में जो आपका ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो आपकी बर्न हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड कंडीशन थी, पोलैरिटी क्यों सेम मुझे रखनी होती है। आगे मैं नेक्स्ट अगली कंडीशन की बात करूं कि जो टर्न रेशियो है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थर्ड जो मेन कंडीशन थी अपने जो पैरेलल ऑपरेशन की, ठीक है, थर्ड कंडीशन की मैं बात करूं, ऑलमोस्ट इक्वल टर्न, ऑलमोस्ट इक्वल टर्न रेशियो। जो टर्न रेशियो है ट्रांसफार्मर के, जो टर्न रेशियो है वो आपका लगभग बराबर होना चाहिए। जब भी आप पैरेलल में ऑपरेट करोगे तो टर्न रेशियो जो है वो समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यदि हल्का फुल्का कुछ चेंजेस है टर्न रेशियो में तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको एसेंशियल कंडीशन नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ठीक है, यदि मैं टर्न रेशियो मेरा सेम होगा, आइडियली यदि बिल्कुल इक्वल सेम होगा तो आपका फिर से लार्ज जो सर्कुलेटिंग करंट है उसकी वैल्यू आपको 0 प्राप्त होगी। कैसे 0 प्राप्त होगी, आइए देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपके दो ट्रांसफार्मर हैं, ठीक है दोस्तों। सपोज करो ये N1 टर्न है, ये N2 टर्न है, ये N3 टर्न है इसके, और इसके मैंने N4 टर्न। जो टर्न रेशियो N1 रेशियो N2 तो फर्स्ट ट्रांसफार्मर का लिया है, तो सेकंड का लिया मैंने N3 और N4 मैंने इसको लिया है। तो यहाँ जो वोल्टेज आएगा दोस्तों, ठीक है, मैं इसको V2 नाम दे दूं, तो V2 जो वोल्टेज आएगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर आएगा आपका N2 अपॉन N1 इंटू V1 के। ये वोल्टेज मैंने लिया है V1, ठीक है दोस्तों, ये मैंने वोल्टेज लिया V1। अब यदि डिफरेंट टर्न रेशियो है तो मैं कुछ वोल्टेज में भी कुछ डिफरेंट मान लेता हूँ। सपोज करो इसको मैं इसको, या मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो वोल्टेज को यदि मैं V2 इसको लिखूं, इस वोल्टेज को भी, तो ये क्या आएगा, यदि टर्न रेशियो के आधार पर मैं देखूं N4 अपॉन N3 इंटू V1। ठीक है, ये है आपको N4 अपॉन N3 इंटू V1, मैंने यदि इसको लिखूं इस तरह से। ठीक है, टर्न रेशियो के फॉर्म में मैंने वोल्टेज इसको लिख दिए। जो सेकेंडरी साइड के वोल्टेज हैं ये आपका A डैश था और ये आपका B डैश था। मैं पोलैरिटी सेम लेके चल रहा हूँ। ठीक है, पोलैरिटी तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ, सेम, और मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला टर्मिनल मैंने इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये वाला टर्मिनल मैंने इस वाले टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं कुछ लोड मुझे लगाना है। ठीक है, तो यदि मैं इनको इस तरह थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं, ये आपका A डैश था और ये आपका B डैश था, और यहाँ पे आपको लोड कनेक्ट करना है, ये दोनों पैरेलल में हो गए। ठीक है,
इसका जो वोल्टेज था, ठीक है, वो आप क्या लिखोगे इस बार, इसका तो आया आपका N2 अपॉन N1 इंटू V1, N2 अपॉन N1 इंटू V1, इसका जो वोल्टेज आया वो आया N4 अपॉन N3, N4 अपॉन N3 इंटू V1 इसका वोल्टेज आया, ठीक है। और यदि मैं इनका कुछ इम्पीडेंस भी मैं कुछ इनका मान लूँ, सपोज करो इसका Z1 इम्पीडेंस था और इसका Z1 डैश कुछ इम्पीडेंस है, ठीक है। तो इसके अंदर जो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा इसकी वैल्यू यदि मैं कैलकुलेट करूँ IC की, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूँ मैं माइनस N2 अपॉन N1 इंटू V1, ठीक है, ये वोल्टेज आ गया, ठीक है। ये इस तरह दोस्तों प्लस माइनस है ना, ये इस तरह वोल्टेज प्लस माइनस, तो माइनस ये प्लस Z1 इंटू IC प्लस Z1 डैश इंटू IC, और ये आ गया आपका प्लस N4 अपॉन N3 इंटू V1 इज इक्वल्स टू 0। मैंने इस लूप के अंदर क्या लगा दिया, फिर से मैंने किरचॉफ वोल्टेज इक्वेशन लगा दी। IC यदि मैं कॉमन लूँ यहाँ से, तो ये तो बचेगा Z1 प्लस Z1 डैश इज इक्वल्स टू, इन दोनों टर्म को मैं उधर ले जाऊँ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये V1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा आपका N2 अपॉन N1 माइनस N4 अपॉन N3, और यदि मैं यहाँ से IC की वैल्यू देखूँ तो ये मिलेगी आपकी V1 इंटू N2 अपॉन N1 माइनस N4 अपॉन N3 डिवाइड बाय Z1, ठीक है। ये आपकी सर्कुलेटिंग करंट की वैल्यू आएगी इस कंडीशन में दोस्तों, कि मैंने पोलैरिटी तो सेम लेके चला हूँ, जो डॉट्स थे वो तो मैं सेम लेके चला हूँ, प्लस माइनस मैंने लिया है, ठीक है। तो यदि ये दोनों एग्जैक्ट वोल्टेज दोनों बराबर हो जाएं, तब तो आपका सर्कुलेटिंग करंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन सपोज करो मैं लेके चल रहा हूँ कि इनका जो टर्न रेशियो है वो बराबर नहीं है, डिफरेंट टर्न रेशियो है, तो आप इस इक्वेशन से देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस इक्वेशन से देख पा रहे होंगे कि IC कब 0 होगा, ठीक है। यदि N2 अपॉन N1 जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशियो था, और N4 अपॉन N3 जो सेकंड ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो है, इनके डिफरेंस पे ये डिपेंड कर रहा है, आपका सर्कुलेटिंग करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनके डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो यदि इनका डिफरेंस 0 है तो आपका जो सर्कुलेटिंग करंट है इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी, आपको 0 मिलेगी। और यदि कुछ ना कुछ डिफरेंस इनके बीच में चल रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो आपका कुछ ना कुछ सर्कुलेटिंग करंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि इफ N2 upon N1 is equals to N4 upon N3, IC will be 0, no circulating current, no circulating current will flow, कोई सर्कुलेटिंग करंट आपका फ्लो नहीं होगा यदि आपने टर्न रेशियो जो लिए हैं दोनों ट्रांसफार्मर के, वो क्या लिए हैं, सेम टर्न रेशियो आपने लिया है। तो ये आपकी थर्ड कंडीशन थी कि ऑलमोस्ट इक्वल टर्न रेशियो जो है उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। यदि एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू हो गई तो आपको 0 सर्कुलेटिंग करंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और केस करो बात करूँ तो कुछ ना कुछ डिफरेंस रह जाता है, तो इतना ज़्यादा सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का, ठीक है। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा। आइडियली मैं बात करूँ, यदि एग्जैक्ट आपने बराबर लिया है तो आपका जो सर्कुलेटिंग करंट है इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 0 वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होगी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े अब अपनी ये 3 कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन की यदि मैं बात करूँ, ऑलमोस्ट इक्वल X/R रेशो। फोर्थ कंडीशन की यदि मैं बात करूँ, ऑलमोस्ट इक्वल X/R रेशो। जो X/R रेशो है ट्रांसफॉर्मर्स के, दोनों ट्रांसफॉर्मर के जो X/R रेशो हैं ये लगभग बराबर होने चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट यदि बराबर है तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा, आइए इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। X/R रेशो, तो पहली चीज तो मैं बता दूं X/R रेशो से मतलब क्या है। जो X/R रेशो है आपको एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मर का जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके जो एंगल है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो समझना थोड़ा सा, ये मैंने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे लिया है और ये मैंने यहाँ पे सेकंड ट्रांसफॉर्मर। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर के लिए सपोज करो मैं जो रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस है वो R1 प्लस jX1 लेके चल रहा हूँ, और इसके जो इक्विवेलेंट हैं वो R2 प्लस jX2 में लेके चल रहा हूँ सेकंड ट्रांसफॉर्मर के लिए, ठीक है दोस्तों। ये दोनों मुझे पैरेलल में कनेक्ट करने हैं।
और यहाँ से मैं इसका लोड यहाँ पे मैं कैलकुलेट लोड यहाँ पे मैं लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सपोज करो यदि मैं इसका करंट, यदि फर्स्ट इनके वोल्टेज तो क्या है आपका सेम है, ये भी वोल्टेज है और ये भी क्या है वोल्टेज वी है, दोनों का वोल्टेज वी है। मैं इसके वोल्टेज को I2 नाम, करंट को I2 लिखूं, सेकेंडरी साइड जो करंट है फर्स्ट ट्रांसफार्मर का, और इस ट्रांसफार्मर का जो करंट है उसको मैं I2 डैश लिखूं। ठीक है, सपोज करो मैं करंट को, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिपेंडिंग ऑन द इम्पीडेंस और R और X कुछ ना कुछ एंगल दोनों करंट के बीच में आएगा। सपोज करो वोल्टेज को मैं रेफरेंस पे लेके चल रहा हूँ, तो इधर समझना दोस्तों। ठीक है, मैं यदि थीटा इसका निकालूं, थीटा जो आएगा वो क्या आएगा, tan इनवर्स x1 अपॉन r1 पहले ट्रांसफार्मर के लिए आएगा, और दूसरे इसको मैं θ1 नाम दे रहा हूँ। θ2 जो आएगा वो आएगा आपका tan इनवर्स x2 अपॉन r2। तो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा जो भी इनका थीटा आएगा, करंट का जो एंगल आएगा θ1 θ2 वोल्टेज से। ठीक है, वोल्टेज मैं दोनों का सेम लेके चल रहा हूँ और ये मैं रेफरेंस पे लेके चल रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों किस तरह मैं इसका फेजर डायग्राम बना सकता हूँ। सपोज करो ये आपने वोल्टेज लिया है, जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है वो आपने लिया है, मैं इसको चलो V2 नाम दे दूँ, ये आपका V2। ठीक है, अब जो फर्स्ट ट्रांसफार्मर का जो करंट है I2 जो करंट है वो θ1 एंगल पे आएगा, और R1 प्लस जे X1 है लैगिंग है, तो लैगिंग करंट आएगा। ये आपका करंट आया I2 फर्स्ट ट्रांसफार्मर का करंट। ठीक है, और ये कितने एंगल पे था, ये θ1 एंगल पे ये था, और θ1 की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x1 अपॉन r। ठीक है, और θ2 की वैल्यू क्या लिखी थी अपन ने, tan इनवर्स x2 अपॉन r2। तो जो सेकंड ट्रांसफार्मर का जो करंट है I2 डैश जो करंट है वो V2 से θ2 एंगल पे आ रहा है, tan इनवर्स x2 अपॉन r2। I2 डैश करंट पे आ रहा है, मैं कुछ एंगल इसका डिफरेंट लेके चल रहा हूँ। सब कुछ करो θ2 इसका एंगल है। ठीक है, और मैं लेके चल रहा हूँ θ1 जो है वो θ2 के बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रेशो जो है अपना जो टॉपिक है x1 अपॉन r1 नॉट इक्वल्स टू x2 अपॉन r2। ठीक है, मैं देख के चल रहा हूँ कि यदि ये बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, जो x/r रेशो है दोनों ट्रांसफार्मर का वो क्यों सेम होना चाहिए, यदि सेम नहीं है डिफरेंट है तो क्या होगा, ये मैं देखना चाह रहा हूँ। तो वोल्टेज मैंने रेफरेंस पे लिया है V2 एंगल 0, करंट इसका θ1 पे है और इसका जो करंट है ये θ2 एंगल पे है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का जो करंट है मैंने डिफरेंट एंगल पे इनके डिपेंडिंग ऑन द x/r रेशियो बराबर नहीं है, तो जो एंगल बनाएगा करंट, जो एंगल बनाएगा वोल्टेज से वो दोनों अलग अलग बनाएगा। तो मैंने डिफरेंट एंगल पे ये दोनों करंट ड्रॉ कर दिए। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा दोस्तों, इनका जो रिजल्टेंट आएगा I2 और I2 डैश का, ठीक है, रिजल्टेंट में क्यों निकाल रहा हूँ, तो यहाँ देखिए कि जो आपका लोड करंट है IL वो किसके बराबर होगा दोस्तों, I2 करंट तो फर्स्ट ट्रांसफार्मर का आएगा और I2 डैश करंट सेकंड ट्रांसफार्मर का आ रहा है। तो रिजल्टेंट मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि मैं लोड करंट को देख के चल रहा हूँ, I2 और I2 डैश, इनका फेजर सम मैं कर रहा हूँ, तो ये आपका लोड करंट के बराबर होगा। इन दोनों करंट का जो रिजल्टेंट मिलेगा फेजर सम वो मुझे लोड में मिल रहा है, और मैं क्या चाह रहा हूँ कि लोड करंट मैक्सिमम बढ़े, क्योंकि मैं पैरेलल ऑपरेशन कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर करंट रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए, तो मुझे करंट जो है लोड करंट को ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो यदि मैं बात करूँ लोड करंट की, तो आपको इनका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ कहीं पे मिलेगा, और इसको मैं कह रहा हूँ IL, जो कि बराबर है I2 एंगल θ1 प्लस I2 डैश एंगल θ2। ठीक है, ये आपको लोड करंट आपको प्राप्त होगा इस कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, जब मैं θ1 को θ2 के बराबर नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंट ले रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन, इसको मैं IL1 नाम दे रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन में मैं इसको IL1 नाम। अब मैं कह रहा हूँ कि यदि मैं इफ x1 अपॉन r1 को मैं बराबर लेके चलूँ x2 अपॉन r2 के, मतलब θ1 को मैं क्या लेके चलूँ, θ2 के यदि इक्वल लेके चलूँ, तो मैं देखूंगा कि कैसे इसमें क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो जाएगा V2 वोल्टेज, ये हो जाएगा आपका I2 करंट। ठीक है, सपोज करो θ1 और θ2 क्या है आपके बराबर ले लिया आपने, तो इसी लाइन में क्या आ जाएगा आपका, इसी लाइन में क्या आ जाएगा, I2 डैश आ जाएगा आपका। ठीक है, यदि I2 और I2 डैश के एंगल आपने सेम लिए हैं, इनका रेशियो सेम है,
तो जो आपका करंट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि दोस्तों लोड करंट इस बार जो आएगा वो इसी लाइन में आएगा। जो लोड करंट आपका IL2 जो आएगा वो क्या होगा, I2 प्लस I2 डैश के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का एंगल तो क्या है, 0 है, डायरेक्टली ऐड होगा। ठीक है, डायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में है, तो जो आपका लोड करंट है वो I2 और I2 डैश के बराबर होगा। लेकिन यहाँ क्या डायरेक्टली ऐड हुए दोस्तों, ये बताइए मुझे। यहाँ जो IL1 की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के डायरेक्ट सम के बराबर नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल डिफरेंस है। ये जो एंगल डिफरेंस है, ये कितना एंगल डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल डिफरेंस है, और ये जो एंगल डिफरेंस है ये है आपका θ2 माइनस θ1। तो इस एंगल डिफरेंस के कारण मैं कह सकता हूँ इन दोनों केस को देख के कि जो IL2 की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी बजाय किसके, IL1 के। तो जो लोड करंट आपको मिल रहा है ट्रांसफार्मर की, जो करंट रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए आप पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जो लोड करंट आपको, ज्यादा लोड करंट आपको किस कंडीशन में मिल रहा है, तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यदि एक ही डायरेक्शन में दोनों ट्रांसफार्मर का करंट, जो इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर का दोनों जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में आए, तो आपका जो लोड करंट है वो डायरेक्टली उन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। लेकिन यदि कुछ एंगल दोनों के बीच में डिफरेंस बन रहा है, दोनों का जो XYR रेशियो यदि डिफरेंस है, उसकी वजह से कुछ θ1 और θ2 एंगल यदि दोनों के बीच में बन रहा है, तो इन दोनों करंट के बीच में कुछ एंगल क्रिएट होगा, और एंगल क्रिएट होने के कारण जो लोड करंट टोटल आएगा इनका रिजल्टेंट, वो इन दोनों के डायरेक्टली सम के बराबर नहीं होगा, फेजर सम के बराबर होगा। और फेजर सम यदि होगा कुछ ना कुछ एंगल डिफरेंस के कारण, यदि फेजर सम के कारण इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो जो आएगा IL1, वो हमेशा IL2 से क्या आएगा, कम आएगा। आप इसकी कुछ एग्जांपल रख के आप सीधा सीधा इसको देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप कुछ वैल्यू लेके देखें, कुछ θ1 θ2 की कुछ डिफरेंट वैल्यू लेके देखें, तो आपको जो IL2 की वैल्यू है वो हमेशा ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये एंगल बिल्कुल जीरो बन रहा है। एक ही डायरेक्शन में दोनों करंट हो गए तो डायरेक्टली ऐड हो गया। ठीक है, और ये दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, दो फोर्स यदि आपके डिफरेंट एंगल पे हैं, ठीक है, और वो लग रहे हैं, तो जो डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, कुछ हमेशा कम आएगा उनके डायरेक्ट सम से, कुछ ना कुछ सम जो आएगा उसका कम आएगा यदि डिफरेंट एंगल पे है। सेम एंगल पे तो वो डायरेक्टली दोनों फोर्स ऐड हो जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है दोस्तों। तो मैं कह सकता हूं कि यदि मैं XYR रेशियो सेम लेके चलूं ट्रांसफार्मर का, तो उस कंडीशन में जो आपका लोड करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैं करूंगा यदि मैं ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन कर रहा हूं। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था कि ऑलमोस्ट इक्वल XYR रेशियो। XYR रेशियो का मतलब किससे था, एंगल से था, थीटा से था। जो भी करंट के बीच में एंगल बनेगा वो आपका सेम एंगल पे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ आया। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। अगला पांचवा जो पॉइंट था अपना वो था कि जो आपकी जो पावर है, ठीक है, जो पावर थी, मैं फिफ्थ पॉइंट को आगे लेके चल रहा हूँ, वो जेड इंपीडेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, एस जो थी, पावर जो थी वो 1/Z आपकी होनी चाहिए। एस जो है वो इंपीडेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, जो इंपीडेंस है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, और एस जो पावर है उसकी जो रेटेड पावर है वो उसकी इंपीडेंस के क्या होनी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। इसको भी मैं देख रहा हूँ क्यों होनी चाहिए, किस तरह ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो मैं यदि इसका ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड्स हैं जो अपन इस तरह देख रहे थे अभी, ठीक है दोस्तों, ये आपके ट्रांसफार्मर से मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो पावर रेटिंग्स जो हैं, जो पावर है इनकी, पावर जो है एस जो है V/I स्टार, यदि मैं एंगल लेके चल रहा हूँ, वो इनका जो इम्पीडेंस है, जो इनका इम्पीडेंस है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो यदि मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर को, और मैं इनका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस मैं किसी एक साइड में दिखाऊँ, ठीक है, मैं सेकेंडरी प्राइमरी साइड का रेफर कर लूँ सेकेंडरी साइड की तरफ, और इसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस में रिप्रेजेंट करूँ, और इस तरह इसका भी मैं रिप्रेजेंट करूँ, या मैं प्राइमरी साइड की तरफ भी रेफर कर सकता हूँ। तो रेफरिंग अपन पढ़ चुके हैं कि किस तरह मुझे रेफर करना है। मैं इक्विवेलेंट इम्पीडेंस की बात कर रहा हूँ कि जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो आएगा ट्रांसफार्मर का, ठीक है, वो मैं इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, समझना दोस्तों इसको एक बार। सपोज करो कि जो इसका जो EMF जो आएगा वो तो दोनों का सेम है, सेकेंडरी साइड का जो EMF है दोनों बाइंडिंग का, वो तो मैं वोल्टेज समान लेके चल रहा हूँ। तो वो मैंने ले लिया, सपोज करो E2 मैंने ले लिया। ठीक है, दोनों ट्रांसफार्मर E2 ले लिया, और जो इनका इम्पीडेंस जो है, ठीक है, वो आप इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो कि इसका Z1 इम्पीडेंस तो आपने ले लिया फर्स्ट ट्रांसफार्मर का, और Z2 इम्पीडेंस आपने ले लिया सेकंड ट्रांसफार्मर का, और यहाँ आपने कोई लोड कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये सेम था तो मैं इसको एक ही उससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या होगा आप बताइए दोस्तों, क्या होगा इस कंडीशन में।
क्या आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ से जो करंट आएगा दोस्तों, सपोज करो ये तो आपका लोड करंट हो गया, टोटल जो लोड करंट था वो आ गया ये आपका, और ये जो करंट आया ये सपोज करो फर्स्ट ट्रांसफार्मर करंट आया, ये जो आया आपका सेकंड ट्रांसफार्मर का करंट आया I2। ठीक है, तो दो ट्रांसफार्मर थे, फर्स्ट ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस था वो मैंने Z1 से रिप्रेजेंट किया है, सेकंड ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस था वो मैंने Z2 से रिप्रेजेंट किया है। तो इनके जो करंट आएंगे I1 I2, तो जो आपका लोड करंट होगा वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। मैंने बताया था कि जो लोड करंट है वो टोटल दोनों के सम के बराबर आपका आता है। तो यदि मैं यहाँ से लिखूँ, ये सपोज करो लोड वोल्टेज जो है आपका वो V है, ठीक है, तो मैं यहाँ से ये रिप्रेजेंट करूँ दोस्तों कि आप यदि I1 की वैल्यू यहाँ से निकालो, ठीक है, I1 की वैल्यू आप यदि निकालो, तो यदि मैं करंट डिवीजन रूल की तरह यहाँ पे अप्लाई करूँ, I1 जो आएगा वो आपका क्या मिलेगा आपको, Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इनटू टोटल करंट I, जो कि कितना है IL के बराबर है। ठीक है, I1 यदि पार्ट में निकालूँ इस करंट का, तो इम्पीडेंस की फॉर्म में मैं क्या लिखूँगा, Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इनटू टोटल करंट कौन सा था, टोटल करंट था IL। ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, यदि मैं इसको वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये तो आ जाएगा V इंटू I1 इज इक्वल्स टू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू V इंटू IL। ठीक है, और यदि मैं इन दोनों पे स्टार अप्लाई कर दूँ तो ये तो आ जाएगा आपका S1, फर्स्ट ट्रांसफार्मर की जो पावर है। ठीक है, वोल्टेज V, करंट I1, फर्स्ट ट्रांसफार्मर की पावर आ जाएगी, करंट तो I1 डिलीवर कर रहा है, वोल्टेज के अक्रॉस क्या V है, तो फर्स्ट ट्रांसफार्मर की पावर इज इक्वल्स टू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इनटू ये क्या आ जाएगी, लोड पावर। ठीक है, SL का मतलब मैं कह रहा हूँ लोड पावर, जो टोटल जो करंट है IL, जो दोनों ट्रांसफार्मर के कारण जो टोटल लोड करंट आएगा वो आ जाएगा ये SL। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह यदि मैं सेकंड ट्रांसफार्मर के लिए बात करूं तो I2 में क्या लिखूंगा सेकंड ट्रांसफार्मर के लिए, Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 इनटू टोटल लोड करंट IL, और यदि इसको भी मैं वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो V इंटू I2 इज इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू V इंटू IL, और यदि मैं स्टार लगा दूं, इन दोनों का कॉन्जुगेट ले लूं मैं, तो मेरे पास क्या बनेगा, S इंटू S2 हो जाएगा। ठीक है, V इंटू I2 डैश क्या हो गया, सेकंड ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो हो जाएगी S2 इज इक्वल्स टू, ये आएगा आपका Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू V इंटू IL क्या है आपका SL, लोड पावर जो है SL। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में डिवाइड कर दूं दोस्तों, तो मेरे को क्या मिलेगा, S1 अपॉन S2, जो पावर रेटिंग्स जो हैं S1 S2 फर्स्ट और सेकंड ट्रांसफार्मर की, ये मुझे क्या मिलेगा, SL से SL कैंसिल आउट हो जाएगा, और Z2 अपॉन इधर बचेगा Z1 प्लस Z2 से Z1 प्लस Z2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपके पास निकल के आया, और इसको जनरलाइज फॉर्म में यदि आप लिखें तो आप लिख सकते हो S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। ठीक है, S1 तो क्या है आपके Z1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, S2 क्या है Z2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा रिलेशन आपका आया है। तो आप कह सकते हो कि जब ट्रांसफार्मर दो पैरेलल में कनेक्ट होंगे और जब वो किसी पर्टिकुलर लोड को शेयर कर रहे होंगे, तो वो इस तरह शेयर करेंगे कि जो उनकी जो उनका इम्पीडेंस है, उनका जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है, वो उनकी पावर रेटिंग के क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि यदि मैं दो ट्रांसफार्मर मैंने ले रखे हैं, उन दोनों दो ट्रांसफार्मर की जो उनकी जो इम्पीडेंसेस हैं वो दोनों के डिफरेंट हैं। ठीक है, अलग अलग इक्विवेलेंट इम्पीडेंस उनका है, और मैं उनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो वह ट्रांसफार्मर ज्यादा लोड को शेयर करेगा, वह ट्रांसफार्मर ज्यादा लोड को शेयर करेगा जिसका इम्पीडेंस कम होगा। ये रिलेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उल्टा रिलेशन S जो पावर जो थी, ठीक है, S1 क्या थी आपकी फर्स्ट ट्रांसफार्मर जो पावर शेयर की V इंटू I1 स्टार, सेकंड ट्रांसफार्मर जो पावर शेयर की S2 वो क्या थी V इंटू I2 स्टार थी। तो जो पावर शेयर जो करेंगे ट्रांसफार्मर वो किसके बिहाफ पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस जो है वो क्या है आपका उल्टा रिलेशन चल रहा है। तो जिसका इम्पीडेंस कम होगा वो लोड शेयर क्या करेगा, ज्यादा करेगा, वो ज्यादा लोड शेयर करेगा, और जिस ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस आपका ज्यादा होगा वो कम लोड शेयर करेगा। तो यदि आपको दो ट्रांसफार्मर दे रखे हैं, उन दोनों के आपको इम्पीडेंसेस दे रखे हैं, तो आप इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से उनकी लोड शेयरिंग आप बता सकते हैं कि टोटल लोड यदि आपको कोई दिया है
तो वो किस हिसाब से दोनों ट्रांसफार्मर लोड को शेयर करेंगे। इस तरह आप दोनों की लोड शेयरिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी लोड शेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पीडेंसेस और देयर पर यूनिट इम्पीडेंसेस। ठीक है, मैं एक फॉर्मूला और बताऊं दोस्तों। इम्पीडेंस, एक तो मैंने बताया था कि जो ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इम्पीडेंस होगा वो है आपका जो दोनों साइड में क्या रहता है, सेम रहता है। यदि मैं एक ट्रांसफार्मर की बात करूं तो उसका जो पर यूनिट इम्पीडेंस दोनों तरफ सेम रहता है, और यदि मैं ओम के अंदर बात करूं इम्पीडेंस की, तो दोनों साइड का जो इम्पीडेंस है वो ओम के अंदर डिफरेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं पर यूनिट सिस्टम को काम में कब लेता हूं, पर यूनिट इम्पीडेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो यदि मुझे पर यूनिट इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर का दे रखा है, यदि निकालना है, और यदि ओम में मुझे उसकी वैल्यू दे रखी है, तो तीन चीजें होती है दोस्तों। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि तो पर यूनिट इम्पीडेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पर यूनिट जो होता है, ठीक है, पर यूनिट क्वांटिटी क्या होती है, पर यूनिट, तो पर यूनिट का मतलब है एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, पर यूनिट क्वांटिटी मुझे निकालनी है, ये क्या होती है आपकी एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। ठीक है, इस फॉर्मूले से मैं किसी भी क्वांटिटी की पर यूनिट वैल्यू में निकाल सकता हूँ। पर यूनिट वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू उसकी अपॉन जो बेस वैल्यू। अब बेस वैल्यू मुझे माननी होती है दोस्तों, बेस वैल्यू मुझे कंसीडर्ड करनी होती है कि मैं क्या बेस वैल्यू उसकी लेके चलूँ। तो यदि मैं ट्रांसफार्मर की बात करता हूँ, पैरेलल ऑपरेशन के ट्रांसफार्मर की बात करूंगा कि दो ट्रांसफार्मर आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो उनकी जो वोल्टेज है वो तो क्या है, वोल्टेज रेटिंग तो सेम हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग तो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो आप वोल्टेज को तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वोल्टेज तो बेस आप वही ले सकते हो, लेकिन जो पावर का जो बेस है वो आप डिफरेंट आपको कोई एक बेस उनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह मैं पर यूनिट वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब यदि आपको जैसे जेड पर यूनिट की आप बात करो, ठीक है, तो जेड पर यूनिट क्या आ जाएगा, जेड एक्चुअल अपॉन जेड बेस। आपको जेड बेस मानना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ जेड बेस मानना पड़ेगा, और जेड बेस मानते हुए आप उसकी एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपके पास पर यूनिट इम्पीडेंस आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ यदि आपको जेड कुछ ओम के अंदर दे रखा है दोस्तों, ठीक है, ओम के अंदर दे रखा है आपको किसी ट्रांसफार्मर के लिए, उसको पर यूनिट आपको इम्पीडेंस यदि चाहिए तो आप इस तरह निकाल सकते हो। जेड पर यूनिट जो होगा वो किसके बराबर होगा, जेड ओम, ठीक है, ओम के अंदर इनटू आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज, बेस वोल्टेज, जो भी वोल्टेज है उसका बेस वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाई एस बेस, पावर बेस। ठीक है, इस फॉर्मूले के द्वारा आपको यदि कोई ओम में वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो आप उसका पर यूनिट इम्पीडेंस उसका निकाल सकते हैं। ये V बेस वैल्यू है, वोल्टेज की बेस वैल्यू है, और ये आपकी पावर की बेस वैल्यू है। S ये जो बेस वैल्यू है ये पावर की बेस वैल्यू है, और V बेस जो लिए मैंने वोल्टेज की बेस वैल्यू यहाँ पे ली है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा पर यूनिट वैल्यू आप उसकी निकाल सकते हैं। अच्छा, कई बार आपको एक तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला, दूसरा मैं बता देता हूँ, कई बार आपको पर यूनिट किसी बेस पे दे रखा है और किसी दूसरे बेस पे आपको पर यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करा लेता है कि किसी दूसरे बेस पे पर यूनिट वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ कि आपको जैसे सपोज करो V बेस ओल्ड आपको दिया है, ठीक है, वोल्टेज बेस दिया ओल्ड वैल्यू, और S बेस आपको ओल्ड वैल्यू दी है। ठीक है, ये आपको ओल्ड वैल्यू दी है, और इन पर जो पर यूनिट इम्पीडेंस है वो आपको दिया है जेड पर यूनिट ओल्ड आपको दिया है। आपसे पूछ रहा है यदि वोल्टेज की बेस वैल्यू को कुछ बदल दिया जाए और न्यू बेस वैल्यू बना दी जाए वोल्टेज की, और पावर की भी यदि बेस वैल्यू कुछ नई बना दी जाए, एस बेस भी न्यू कर दिया जाए, तो इस नए बेस पे आपका जो जेड पर यूनिट आएगा न्यू, ये क्या आएगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है, तो समझना थोड़ा सा ध्यान से। आपको पर यूनिट वैल्यू दे रखी है किसी ओल्ड बेस पे, पावर की बेस ओल्ड वैल्यू दे दी और वोल्टेज की बेस ओल्ड वैल्यू दे दी। अब पावर का बेस उसने बदल दिया और वोल्टेज का बेस बदल दिया, न्यू बेस दोनों बदल दिए, तो इन नए पावर और वोल्टेज बेस पे जेड पर यूनिट जो नया आएगा वो क्या आएगा, ये वैल्यू आपसे पूछी है, ये वैल्यू आपको निकालनी। तो किस तरह ये निकालते हैं अपन देखिए दोस्तों। ये वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ये वैल्यू मैं इस तरह निकाल सकता हूँ कि मैं यहाँ से एक्चुअल वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं पहले क्या फाइंड आउट कर लूँ, एक्चुअल वैल्यू, और मेरे पास जो बेस वैल्यू मैं उससे कर दूंगा। तो यदि मैं लिखूँ जेड
पर यूनिट ओल्ड जो आए न्यू जो आएगा, ठीक है समझना दोस्तों, ये जेड पर यूनिट न्यू जो आएगा वो क्या आएगा, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था ओम वाला, जेड ओम, ओम का मतलब एक्चुअल वैल्यू, इनटू इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, वी बेस न्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय एस बेस न्यू, यही तो करूंगा दोस्तों मैं। ये देखिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, पर यूनिट मुझे निकालनी है एक्चुअल वैल्यू से, तो पर यूनिट न्यू मुझे निकालना है, तो एक्चुअल वैल्यू इनटू वी बेस अपॉन एस बेस, वी बेस का स्क्वायर अपॉन एस बेस, न्यू न्यू मैंने कर दिया, न्यू पर यूनिट चाहिए तो न्यू बेस और न्यू पावर का बेस। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें, ये जो वैल्यू है, ये जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, ओल्ड वाली जो कंडीशन दे रखी है, यहाँ से आप जेड एक्चुअल की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें, तो यदि मैं यहाँ से जेड एक्चुअल की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी दोस्तों, बताइए जेड एक्चुअल क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ यदि मैं यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करूँ तो ओल्ड के लिए क्या आएगा, जेड पर यूनिट ओल्ड कैसे आया होगा, ये जेड एक्चुअल इनटू वी बेस ओल्ड का स्क्वायर डिवाइड बाय एस बेस ओल्ड, इस तरह आया होगा। तो यहाँ से मैं एक्चुअल वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो जेड जो एक्चुअल वैल्यू आएगी ओम के अंदर वो क्या आएगी, जेड पर यूनिट ओल्ड इनटू एस बेस ओल्ड डिवाइड बाय वी बेस ओल्ड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्चुअल वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास जेड पर यूनिट न्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जेड पर यूनिट न्यू जो होगा वो क्या आ जाएगा, जेड ओम, या एक्चुअल वैल्यू मैं यहाँ से रख रहा हूँ, जेड पर यूनिट ओल्ड इनटू एस बेस ओल्ड, एस बेस ओल्ड, और यहाँ क्या एस बेस न्यू है, इनटू वोल्टेज बेस की बात करें तो वोल्टेज बेस न्यू यहाँ पे है और वहां से क्या आ जाएगा, वोल्टेज बेस ओल्ड, और इनका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, कि आपको ओल्ड पर यूनिट वैल्यू इंपीडेंस की दे रखी है, न्यू पर यूनिट वैल्यू आपको इंपीडेंस की आपको यदि निकालनी है तो आप इस तरह निकाल सकते हो, जेड पर यूनिट ओल्ड इनटू एस बेस ओल्ड अपॉन एस बेस न्यू इनटू वी बेस न्यू अपॉन वी बेस ओल्ड का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के द्वारा आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी हुई एक्चुअल वैल्यू यदि ओम में दे रखी है, उससे पर यूनिट वैल्यू अपन इस तरह अपन ट्रांसफार्मर की निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने थोड़ा सा अलग हटके एक चीज़ बता दी कि किस तरह अपन पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक है आपका, यहाँ आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अपन ने देखा कि किस तरह ये जो कंडीशन थी, फिफ्थ कंडीशन जो थी अपनी, कि जो रेटिंग्स जो हैं इनकी, जो रेटेड जो है दोनों ट्रांसफार्मर की जो पावर रेटिंग्स है वो किस तरह लोड शेयर करेंगी, तो वो इम्पीडेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में लोड शेयर करेंगी। यदि उनका ज़्यादा इम्पीडेंस वाला जो ट्रांसफार्मर वो कम लोड शेयर करेगा, कम इम्पीडेंस वाला ट्रांसफार्मर वो ज़्यादा लोड शेयर करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं इस बारे में। सपोज करो आपको कुछ इस तरह का एक एग्जांपल दे रखा है कि 500 kVA का ट्रांसफार्मर है, दो 500 kVA के ट्रांसफार्मर हैं, और इनके मुझे यदि पर यूनिट इम्पीडेंसेस कुछ दे रखे हैं, जेड पर यूनिट 1 मुझे दे रखा है 0.3 और जेड पर यूनिट 2 मुझे दे रखा है 0.4 पर यूनिट। ठीक है, सपोज करो ये मान लेता हूँ, और इनकी जो वोल्टेज रेशियो वो भी मुझे दे रखा है 1000/200, 1000/200। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट किए जा रहे हैं दोनों। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ ध्यान रखो कि आपको यदि पर यूनिट इम्पीडेंस जो है दोनों ट्रांसफार्मर के मुझे अलग अलग दिए हैं, डिफरेंट मुझे पर यूनिट इम्पीडेंस दिए हैं, तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी सेम आएगी, आपको एक्चुअल वैल्यू भी सेम प्राप्त होगी। क्यों प्राप्त होगी? क्योंकि आपके वोल्टेज रेशियो तो पैरेलल में आप कनेक्ट कर रहे हैं तो सेम ही रहेगा, और यदि आपको केवीए रेटिंग सेम दी हुई है, दोनों ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग सेम दी हुई है, तो मैं बेस भी इसी को मानूंगा। तो यदि मैं इन दोनों के बेस की बात करूं, जो पावर का जो बेस लूंगा वो भी क्या आएगा आपका 500 kVA ही आएगा, पावर का जो बेस आएगा वो ये आएगा। वोल्टेज का जो बेस है वो क्या है आपका 200 वोल्ट है, वोल्टेज का बेस क्या है 200 वोल्ट, पावर का जो बेस है 500 kVA है। ठीक है, क्योंकि सेम है तो मैं यही मानूंगा, बेस वैल्यू भी यही मानूंगा। यदि मैं इनकी एक्चुअल वैल्यू को डिस्कस करूंगा, Z1 एक्चुअल जो आएगी वो क्या आएगी, Z पर यूनिट 1 इनटू S बेस अपॉन V बेस का
स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह Z2 ओम यदि मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या आएगा, Z पर यूनिट 2 इंटू एस बेस अपॉन वी बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यदि मैं ये वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो देखो ये दोनों तो क्या है, सेम चीज है दोस्तों, ठीक है। सेम वैल्यू आपकी यहाँ पे प्राप्त होगी। मैं निकाल के बता देता हूँ एक बार आपको। तो Z, या आप डायरेक्ट रेशो देख सकते हो यहाँ से। यदि मैं इनको इस तरह लिखूं कि Z पर यूनिट ओम अपॉन Z2 ओम, 1 ओम 2 ओम इज इक्वल टू क्या जाएगा, Z पर यूनिट 1 अपॉन Z पर यूनिट 2, ये वैल्यू है। क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि एस बेस आपने बेस वैल्यू तो सेम ली है दोनों की, ठीक है। बेस वैल्यू जो है वो सेम है, वोल्टेज की बेस वैल्यू ऑलरेडी सेम है क्योंकि आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे आपको प्राप्त होगी कि आप इनका जो एक्चुअल वैल्यू का जो रेशो है वही रेशो क्या आएगा आपका, पर यूनिट इम्पीडेंसेस का रेशो भी आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ जो अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था, तो यदि आपको पर यूनिट वैल्यू दे रखी है तो आप पर यूनिट वैल्यू से भी उसको सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको एक्चुअल वैल्यू दे रखी होती ओम के अंदर, यदि कोई इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आपको दे रखा होता तो आप उससे भी उनकी वैल्यू को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। कब, जब आपको वोल्टेज रेटिंग क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। तो जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि जो S1 आएगा वो क्या आएगा, Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू टोटल लोड, और S2 मैंने बताया था Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू टोटल लोड, ठीक है। तो ये आपको दे रखा था। तो यहाँ आपको जो इनवर्स प्रोपोर्शन में इम्पीडेंस की होगी, अब इम्पीडेंस की कौन सी वैल्यू लें, तो आप ओम वैल्यू भी ले सकते हो या पर यूनिट वैल्यू, जो भी आपको दे रखी है वो वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हैं, वो वैल्यू आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। कब, जब आपको पावर रेटिंग दोनों की 500 भी 500 की भी सेम पावर रेटिंग दे रखी हो। यदि आपको डिफरेंट पावर रेटिंग दी होती तो आपको ये किसी पर्टिकुलर बेस वैल्यू पे निकालनी होती। दोस्तों मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हो ना दोस्तों। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपको दिया होता कि पहला, मैं एक अलग केस लेके बता रहा हूँ इसको, ठीक है। यदि आपको दिया होता कि जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर है ये है 500 kVA का, और इसका जो पर यूनिट इम्पीडेंस 1 जो दे रखा है वो दे रखा है 0.3 पर यूनिट। सेकंड जो केस दिया होता आपको, सपोज करो दूसरा ट्रांसफॉर्मर आपको दे दिया 800 kVA का आपको ट्रांसफॉर्मर दे दिया दूसरा, और इसका पर यूनिट इम्पीडेंस जो दे रखा है मुझे, पर यूनिट इम्पीडेंस 2 जो मुझे दे रखा है इसका दे रखा है 0.25 पर यूनिट। ये मुझे इस तरह इनके पर यूनिट इम्पीडेंस मुझे दे दिए, ठीक है। अब चूंकि ये डिफरेंट, मैं कुछ ना कुछ मुझे बेस वैल्यू पे इनकी पर यूनिट इम्पीडेंस वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि ये जो मुझे दिया है ये तो इसके खुद के बेस पे दिया है, क्योंकि अपना जो 6 पॉइंट अभी जो आएगा वो कौन सा था अपना 6 पॉइंट क्या है, वो भी यहीं से क्लियर कर लो दोस्तों कि जो पर यूनिट इम्पीडेंस है ट्रांसफर का ऑन बेस केवीए शुड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऑन बेस केवीए पे तो ये सेम है, मतलब मैं इस ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो इसका जो खुद का बेस केवीए है 500 जो बेस केवीए है इसका, इस पे जो पर यूनिट इम्पीडेंस है वो तो 0.3 पर यूनिट, चाहे मैं प्राइमरी साइड से देखूं चाहे मैं सेकेंडरी साइड से देखूं 0.3 पर यूनिट ही आएगा। इसी तरह दूसरे ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो इसका जो पर यूनिट इम्पीडेंस है 0.25 वो इसके खुद के बेस केवीए पर, खुद का कितना बेस केवीए कितना है 800 बेस केवीए पे ये कितना है 0.25। लेकिन जब मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, ठीक है, जब मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ बेस वैल्यू यहाँ पे माननी पड़ेगी पावर की, ठीक है। वोल्टेज का बेस तो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ से यदि मैं देखूं तो वोल्टेज का बेस तो हमेशा पैरेलल ऑपरेशन में सेम ही रहेगा, वोल्टेज का रेशियो तो सेम ही रहेगा, लेकिन पावर का बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये इस तरह बनेगी आपकी Z1, यदि मैं यहाँ से देखूं Z1 ओम अपॉन Z2 ओम इज इक्वल्स टू Z1 पर यूनिट, ठीक है, इनटू उसको मैं लिख रहा हूँ SB1, और ये आ जाएगा Z2 पर यूनिट इंटू SB2, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। यदि ओम में आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी इनकी पर यूनिट से, आप इसका कुछ बेस जो लेके चल रहे हो उन पर्टिकुलर बेसिस पे आप ये आपको करना पड़ेगा। जो भी आप बेस वैल्यू आप लेके चलो, ठीक है, या आप लोड के अकॉर्डिंग बेस वैल्यू लेके मान रहे हो तो आपकी जो पर यूनिट वैल्यू है ये आपको उसी पर्टिकुलर बेस पे यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था आपका कि मैं जो ट्रांसफॉर्मर की जो लोड शेयरिंग होगी पर यूनिट इम्पीडेंस बेसिस पे होगी, ठीक है, पर यूनिट इम्पीडेंस बेसिस पे होगी।
कि जब उनके पर यूनिट इम्पीडेंसेस क्या है, डिफरेंट हैं, तो वह ट्रांसफार्मर ज़्यादा लोड शेयर करेगा जिसका इम्पीडेंस कम है, वह ट्रांसफार्मर कम लोड शेयर करेगा जिसका पर यूनिट इम्पीडेंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब एक कंडीशन आती है यहाँ पे दोस्तों कि लोड शेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ load sharing on the basis of their ratings। ठीक है, उनकी रेटिंग के, तो यदि पर यूनिट इम्पीडेंस क्या दे रखे हैं, उनके सेम दे रखे हैं। ठीक है, यदि मैं इस तरह मानूं कि दो ट्रांसफार्मर मुझे दे रखे हैं, उनके पर यूनिट इम्पीडेंस मुझे गिवन ही नहीं है, उनकी केवल रेटिंग दे रखी है, या फिर मुझे सेम दे रखे हैं, पर यूनिट इम्पीडेंसेस उनके सेम दे रखे हैं, तो मैं उनकी जो लोड शेयरिंग है वो उनकी रेटिंग के बेसिस पे करूंगा। और सपोज करो मैं मान लेता हूं कि जो फर्स्ट ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग SR1 है, दूसरे ट्रांसफार्मर की जो रेटेड कैपेसिटी है वो SR2 है, और ये दोनों ट्रांसफार्मर मिलके SL लोड को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, SL ये क्या है, टोटल लोड जिसको ये पैरेलल में ऑपरेट होकर शेयर कर रहे हैं। तो मैं इनकी जो शेयरिंग आएगी, ठीक है, शेयरिंग को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं SL1, लोड शेयरिंग बाई फर्स्ट ट्रांसफार्मर, लोड शेयरिंग बाई फर्स्ट ट्रांसफार्मर, लोड शेयरिंग बाई फर्स्ट ट्रांसफार्मर SL1 में मानूं तो ये आएगा आपका SR1 अपॉन SR1 प्लस SR2 इनटू टोटल लोड SL। ठीक है, और यदि मुझे सेकंड की निकालनी है, लोड शेयरिंग बाई सेकंड ट्रांसफार्मर, इसको यदि मैं रिप्रेजेंट करूं SL2 से, तो SL2 क्या आ जाएगा आपका SR2 अपॉन SR1 प्लस SR2 इंटू टोटल लोड SL जो कि मुझको शेयर करना है। ठीक है, तो ये लोड शेयरिंग हुई डिपेंडिंग ऑन देयर रेटिंग्स, जो उनकी पावर रेटिंग्स है वो यदि मुझे दोनों ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग दी हुई है, तो पावर रेटिंग के आधार पे यदि मुझे लोड शेयर करनी है ट्रांसफार्मर की, तो मैं इस तरह उनकी पावर रेटिंग के आधार पे लोड शेयर कर सकता हूं। वेयर SL1 एंड SL2 आर द लोड शेयरिंग ऑफ द टू ट्रांसफार्मर्स, SR1 एंड SR2 आर द रेटिंग्स ऑफ द टू SR1 SR2 क्या है आपके दोनों ट्रांसफार्मर की क्या है, लोड शेयरिंग आपको रेटेड कैपेसिटी आपको दे रखी है। SR1 फर्स्ट ट्रांसफार्मर की रेटेड कैपेसिटी, SR2 सेकंड ट्रांसफार्मर की रेटेड कैपेसिटी, और SL आपको क्या दिया हुआ है, SL आपको टोटल लोड यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी टोटल लोड ये शेयर करेंगे। इसका मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊं दोस्तों। ठीक है, एक एग्जांपल अपन ले लें इसका। ठीक है, सपोज करो आपका जो SR1 फर्स्ट ट्रांसफार्मर दे रखा है, उसकी जो रेटेड कैपेसिटी आपको दी हुई है वो दे रखी है आपको मे बी 500 kVA, पहला ट्रांसफार्मर की रेटेड कैपेसिटी। दूसरा जो ट्रांसफार्मर दे रखा है उसकी जो रेटेड कैपेसिटी कुछ अलग आपको दे रखी है, और सपोज करो जी आपको दे रखी है 700 kVA आपको सेकंड ट्रांसफार्मर की रेटेड कैपेसिटी दी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इन दोनों ट्रांसफार्मर से पैरेलल में ऑपरेट करके और टोटल लोड यदि इनसे अप्लाई किया जाए 1100 kVA का यदि लोड इनसे लगाया जाए, तो बताइए कि ईच ट्रांसफार्मर कितनी लोड को शेयर करेगा। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसफार्मर जिसकी रेटेड कैपेसिटी 500 kVA ये कितना लोड शेयर करेगा, सेकंड ट्रांसफार्मर जिसकी रेटेड कैपेसिटी 700 kVA है ये कितना लोड शेयर करेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये दोनों फॉर्मूले हैं। मुझे इंपीडेंस के बारे में कुछ नहीं करेगा, मुझे इंपीडेंस गिवन ही नहीं है, केवल रेटिंग दे रखी है, तो मुझे रेटिंग के आधार पर यहाँ पे लोड शेयरिंग करके मैं बताऊंगा। तो यदि मुझे SL1 निकालना है, SL1 तो वो क्या आ जाएगा SR1 अपॉन SR1 प्लस SR2 इंटू टोटल लोड कितना है 1100, और इसी तरह SL2 क्या आ जाएगा 700 अपॉन 500 प्लस 700 इंटू 1100। यदि इनको मैं कैलकुलेट करूं तो ये आपका आ जाएगा 458.33 kVA, और ये जो था ये आ जाएगा आपका, या तो आप माइनस कर दो टोटल में से 1100 में से मैं ये माइनस कर देता हूँ 458.33, तो ये आ जाएगा आपका
41.67 kV, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी आप चेक करोगे तो यही आएगा, या आप यदि वैसे करना चाहो तो यही आएगा। तो यहाँ देखो दोस्तों कि किस तरह यहाँ पे लोड शेयरिंग होंगे। पहले ट्रांसफार्मर जो 500 रेटेड कैपेसिटी का था ये 450 लोड शेयर करेगा। दूसरा ट्रांसफार्मर जिसकी रेटेड कैपेसिटी 700 थी उसका जो लोड शेयरिंग आएगी वो कितनी आएगी, 641.67 kVA इस सेकंड ट्रांसफार्मर की लोड शेयरिंग आएगी, ठीक है। तो इस तरह ट्रांसफार्मर का लोड शेयर होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेटिंग्स, केवीए रेटिंग्स, ठीक है। यदि मुझे पर यूनिट इंपीडेंस दिए होते दोनों ट्रांसफार्मर के डिफरेंट मुझे पर यूनिट इंपीडेंस दिए होते तो फिर मैं क्या करता, जो पर यूनिट इंपीडेंस वाले जो फॉर्मूले मैंने बताए थे से पहले जो मैंने बताए थे ये मैं करता, ठीक है। ये जो फॉर्मूले अपने आए थे पर यूनिट इंपीडेंस वाले ये मैं अप्लाई करता। लेकिन ध्यान रखना है पर यूनिट इंपीडेंस आपको तब लेना है जब दोनों की रेटिंग क्या दी हुई है, पावर रेटिंग दोनों की सेम दी हुई है। यदि दोनों की सेम डिफरेंट रेटिंग मुझे दी हुई है तो पहले आपको बेस केवीए पे उनके पर यूनिट इंपीडेंस अलग अलग आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हुई अपनी पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशन जो ट्रांसफार्मर के लिए जरूरी है। जो पैरेलल ऑपरेशन में यदि मैं ऑपरेट करूंगा ट्रांसफार्मर की, ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। इनमें पोलैरिटी वाली जो कंडीशन थी वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, एसेंशियल कंडीशन में थी, उसका तो मैं ध्यान रखूंगा ही, नहीं तो आपका ट्रांसफार्मर बर्न होने का, डैमेज होने का खतरा रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।